हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो नोट में आप लिख लीजिए करेक्ट यूज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग आपको ये बता चुके हैं ना इसमें कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले हम लोग ने आपको ये बताया था कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब के बारे में आपने क्या कहा था कि जो एक्शन होता है, एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब। यानी जहां एक्शन का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वर्ब। यानी वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन ऑफ वर्क, या वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यानी वह शब्द जिससे काम करने या होने का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया होते कितने प्रकार के? मूल रूप से दो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया। मेन वर्ब का एक और नाम होता है जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब हम मेन वर्ब आपको पढ़ा चुके हैं, मेन वर्ब के बाद हम हेल्पिंग में आए हैं, और हेल्पिंग में आपको ये बताया कि हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। लेकिन मेन वर्ब की हेल्प किस चीज में करता है बताइए? तो मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंस बदलने में। किसको बदलने में? टेंस बदलने में, मूड बदलने में। क्या बदलने में? मूड बदलने में, या वॉइस को बदलने में, यानी वाक्य को बदलने में। तो इसलिए उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। और टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। जो इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, डेयर, नीड, आउट टू, मस्ट और बी। ये 24 और 24 को फिर यूज के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला क्या था? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, यानी मुख्य सहायक क्रिया या प्रधान सहायक क्रिया। ये प्रधान सहायक क्रिया क्या होता है? तो वह एक्सिलरी वर्ब जो है तो हेल्पिंग, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है? मेन की तरह कर रहा है। इसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और उसी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज पढ़ेंगे एक एक करके, जहां प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंदर कितने आते हैं? 11। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। ये 11 जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत 11 आते, और 11 का हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो आप लिखिए कॉपी में करेक्ट यूज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ डू, डज और डिड। यानी तीनों का कंबाइंड रूप से एक साथ हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 लिखिए आप, और रूल नंबर 1 में लिखिए कि डू, डज, डिड का प्रयोग डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। डू, डज, डिड का प्रयोग कहां किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कौन सा सेंटेंस बनाने के लिए? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंस के अर्थ में आप डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। नकारात्मक डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव का मतलब जिससे ना का बोध हो। किसका बोध हो? ना का बोध हो। यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो इसको बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो आपने वर्ब की संख्या कितनी बता दी? 3। डू, डज और डिड। और टेंस कितना बतला रहे हैं? 2, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो कहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे, कहां का डज का प्रयोग करेंगे, कहां डिड का? तो देखिए हम आपको बताते हैं, पहले इसको लिखना नहीं, पहले समझना है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। हम इसको जान ले, यानी सामान्य वर्तमान काल। क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब होता है कि सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या है? कि वह काल जो किसी हैबिचुअल वर्क का बोध कराता हो, रिपीटेड एक्शन का बोध कराता हो। यानी वह काल जिसमें किसी काम के नियमितता का बोध होता हो, जो काम नियमित रूप से होने वाला हो, हैबिचुअल हो, रिपीटेड हो, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्यमान कहते हैं। जैसे मैं मुंह धोता हूं, मैं खाता हूं, तो डेली खाने का काम होता है ना। मैं सोता हूं, मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं। जो काम रेगुलर होने वाला, रिपीटेशन होता है जिस काम का, जो रेगुलर हो, हैबिचुअल हो, हैबिट में हो, आदत में हो, वैसे काम का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तो जानते हैं
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पे काम करना। V1 को प्रेजेंट फॉर्म बोलते थे ना हम, जब अभी वर्ब का फॉर्म पढ़ाए थे मेन वर्ब का, तो आपको बताए थे ना मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं 5, V1 V2 V3 V4 और V5। V1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और V5 को एस या ईएस फॉर्म। एस या ईएस फॉर्म या इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो V1 को सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, सॉरी V1 को प्लुरल फॉर्म और V5 को सिंगुलर। अब एक चीज यहाँ क्लियर होगा कि V1 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? प्लुरल फॉर्म और V5 को सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। यानी जब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लुरल होगा तो V1 लगेगा और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो V5 लगेगा। तो आप डू का आप देखिए V1 V2 V3 V4 V5 डू का देखिए। डू क्या है? V1। इसका दूसरा क्या होता है? डिड। तीसरा क्या होता है? डन। चौथा क्या होता है? डूइंग। और पांचवा क्या होता है? डज। क्या होता है? तो हमको तो बोला गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में भी मतलब डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। तब हमको आप बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का और डज का यूज होगा कि डिड का भी होगा? डू या डज का, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो या तो V1 का चर्चा करना है नहीं तो V5 का। तो चलिए V1 नहीं तो V5। तो अब V1 कहाँ और V5 कहाँ? तो V1 प्लुरल फॉर्म, V5 सिंगुलर फॉर्म। जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लुरल कौन कौन होता है। तो हमने आपको प्रोनाउन में बताया कि पर्सन इज कॉल्ड प्रोनाउन। पर्सन को ही प्रोनाउन कहते हैं और पर्सन को ही सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई वी। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन दे, हे, से, एक या किसी का नाम। अब आई बी यू और दे क्या होता है? प्लुरल। और बाद में क्या होता है? सिंगुलर। तो अब देखिए आई रहे अगर सब्जेक्ट में, वी रहे, यू रहे और दे रहे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। अगर ही, सी, इट, दे या किसी का नाम रहेगा तो V5 का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य में यूज किया जाता है, लेकिन निगेटिव में। किस में? निगेटिव में। जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो क्या लिखेंगे? आई। अब आई, मैं नहीं जाता हूँ, इसमें जाने का काम कौन नहीं कर रहा? मैं। तो आई सिंगुलर है कि प्लुरल है? आई क्या है? प्लुरल है ना। आई सिंगुलर होता है कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पे? कंटिन्यूअस में। तो सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की बात हो रही नहीं है। तो आई, अब आई के साथ V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे? क्या लगाएंगे? मैं नहीं जाता हूँ तो क्या बनाओगे? आई डू नॉट गो। कोई दिक्कत? अब वह नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट गोज। शी डज नॉट गोज। कोई दिक्कत? बोलिए। तो आई डू नॉट गो, शी डज नॉट गोज। तो यहाँ पे V5 का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। आई क्या है? प्लुरल है। तुम नहीं पढ़ते हो, क्या लिखेंगे? यू डू नॉट रीड। अब यू के साथ डू क्यों लगा? क्योंकि यू क्या है? प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल लगा तो कैसा लगा? V1। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, लेकिन रूल तो ये भी कहता है। तो डू और डज का काम यहाँ क्या हो गया? समाप्त। लेकिन डिड बचा, जिसको प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट में प्रयोग करना है और उसको सिंगुलर प्लुरल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां भी दो रहता तब ना सोचते। वहां तक के डिड है, सिंगुलर के साथ भी डिड, प्लुरल के साथ भी डिड। तो उसका भी एक दो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सी डज नॉट गो ही लिखेंगे, ठीक है? गोज नहीं लिखेंगे। अब हम लोग एक सिंपल पास्ट वाला लिख लेंगे। जैसे सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग क्या बनाएंगे? सी डिड नॉट गिव मी ए बुक। सी डिड नॉट गिव मी अ बुक। अब उसने मुझे कोई किताब नहीं दी थी या नहीं दिया था। तो पास्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सब जगह डिड लगेगा ही लगेगा। बात होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब। तो पहला रूल आप क्या लिखे? डू डज डिड का, कि डू डज डिड का प्रयोग जो किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। चलिए इसको लिखिए।
हाँ तो लिखे ना, उदाहरण तो लिखना ही ना पड़ेगा, वो तो समझने के लिए मैंने लिखवाया था, बट इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए और इस वाक्य को भी लिखिए, सेंटेंस को भी लिखिए। लिखिए लिख लीजिए इसको। जो V1 होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, V5 होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जहां सब्जेक्ट को अरे भैया सी के साथ डिड लगेगा कि यू के साथ भी डिड लगेगा, क्योंकि डिड तो एक ही है ना, वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, डिड एक ही है, इसलिए वहां पे लगा सब V2 यानी सब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वहां तो सब्जेक्ट कुछ भी हो लगेगा क्या, V2 ही, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखने के बाद रूल 2 लिखिए। सर वो बताए नहीं कि सी डज नॉट गो में ES का ही नहीं लगाए, क्योंकि पहले डज का फॉर्म लग चुका है यहाँ पे। बिल्कुल पूछिए, बोलो। सब प्रेजेंट टेंस में लगा, पास्ट टेंस में लगा, तो फ्यूचर में कहीं नहीं। हम अभी जहाँ यूज उसका होगा वही ना, जहाँ फ्यूचर में यूज होगा सेल विल का पढ़ाएंगे ना। अभी तो शुरू ना किए हैं, 24 को तुमको हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, तो जिसका प्रयोग जहाँ होगा वही ना पढ़ाएंगे। अब इसमें सेल विल भी है तो उसका पढ़ाया जाएगा फ्यूचर टेंस में, जिसका जो सही सेंटेंस बनेगा वही पढ़ाया जाएगा ना। अगला रूल नंबर 2 लिखिए। डू डज डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी किया जाता है। डू डज डिड का प्रयोग, कोई टॉक नहीं, डू डज डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी किया जाता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा रूल लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, यानी डू डज डिड का प्रयोग कहां चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी इसका किया जाता है। कहां किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अभी पढ़े कि निगेटिव सेंस में, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने के लिए भी किया। जैसे डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। जैसे लिखिए डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में जानते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क चलेगा। डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाती है। तो जहां भी इंट्रोगेटिव सेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी आप किसका प्रयोग करते हैं, हाँ, डिड ही कम यस्टरडे, डिड ही कम यस्टरडे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी आप डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट आपका हुआ नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, दूसरा पढ़ रहे हैं किसके रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। हाँ, इसको लिख लीजिए। रोल नंबर 3 लिखेंगे। तीसरा रूल लिखिए। डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को जोरदार बनाने के लिए, सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस को एम्फेटिक यानी जोरदार बनाने के लिए भी किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को जोरदार बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी यहाँ निगेटिव सेंस में काम नहीं होगा। अब जैसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, दबाव नहीं है, और आप कहेंगे मैं ही तो पढ़ता हूं, दबाव हुआ ना।
वह खाती है और वह ही तो खाती है, वह एक गीत गाती है और वह ही तो एक गीत गाती है। जहां दबाव का बोध होगा, जोरदार बनाने की बात होगी, तो उस जगह पर भी हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? डू डज या डिड का। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्म को छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप देखिए, ही डज सिंग ए सॉन्ग, ही डज सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ? वह ही तो एक गीत गाता है। और जब दबाव का बोध नहीं था तो निगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज हुआ था, लेकिन यहाँ दबाव का बोध हो रहा है तो निगेटिव चलेगा नहीं। वह ही तो एक गीत गाता है। यू डू राइट ए लेटर, तुम ही तो एक पत्र लिखते हो। यू डू राइट अ लेटर, तुम ही तो एक पत्र लिखते हो। दबाव का बोध हो रहा है। ही डिड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, या शी डिड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, वह ही तो एक गिलास दूध पीती थी। तो जहां दबाव का बोध होगा, दबाव का बोध कराने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। आप इसको भी लिखिए। डिड के लिए कोई फार्मूला नहीं है, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का प्रयोग कर दो। लेकिन जहां डू और डज रहेगा वहां तुमको खोजना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। कैसे जानेंगे? जो भी पर्सन है सबके साथ करो, तीनों पर्सन के साथ आप कर सकते हैं। अगला रूल लिखिए इसका एक, अगला रूल लिखिए। लिखिए, अब लिखिए सिर्फ डू का प्रयोग, इसी में लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए आप। अब तक डू डज डिड का चल रहा था, अब लिखिए डू का प्रयोग। डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव, नेगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए भी किया जाता है। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए भी किया जाता है। किया जाता है यानी इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे आप कहते हैं ना, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डू के साथ क्या लग गया? नॉट लग गया ना। ये नेगेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक है कि वहां पे जाना नहीं है। डोंट ए क्रॉस दिस ब्रोकन ब्रिज, डोंट ए स्मोकिंग, यानी निषिद्धता का बोध कराता है, मनाही का बोध कराता है। तो उस स्थिति में भी हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डोंट ए स्मोकिंग, डोंट ए स्मोकिंग, डोंट प्लक द फ्लावर्स, या डोंट गो देयर, डोंट ए क्रॉस दिस ब्रोकन ब्रिज, ब्रोकन ब्रिज। तो आपने देखा कि आज हम लोग क्या पढ़ाई किए हैं? यूज ऑफ डू डज डिड। कल फिर पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, और इस प्रकार से 24 जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। थैंक यू।